जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसवीपी चैनल पर। दोस्तों ये आज जो पेपर है ये मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का ग्रुप सी का पेपर हुआ था जो, ठीक है, 18 तारीख को, ये 18 दिसंबर को हुआ था। तो ये उसका ये जनरल हिंदी वाला पेपर है, ठीक है। जनरल हिंदी का इसलिए मैं इसको करवा रहा हूँ ताकि आप जो भी कहीं भी आप जनरल हिंदी कहीं भी आती हो, जहाँ भी आप कोई भी परीक्षा देने, चाहे वनडे एग्ज़ाम्स की या पीएससी वगैरह में भी आता है सीसैट में, तो उस लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें अच्छे प्रश्न दिए गए हैं, मतलब इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। बहुत इजी भी नहीं था और बहुत ही मतलब कठिन या मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट है एकदम एक तरीके से, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है, दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इसकी पूरी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे लिंक शेयर कर दी है, उस पर ये पीडीएफ शेयर कर दी है, ठीक है। आप उसको लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन करके आप उसको देख सकते हैं, पीडीएफ हल कर सकते हैं। उसमें जीएस भी है, इंग्लिश भी है और मैथ्स भी है। मैथ्स थोड़ा टफ आया था, ठीक है, और बाकी सब इजी टू मॉडरेट था। मैथ थोड़ा मॉडरेट टू टफ लेवल में था। जिन्होंने प्रैक्टिस की थी अच्छे से उनका बढ़िया हुआ होगा। अगर इसमें 15 से 18 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं तो आपका अच्छा माना जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये कोई आंसर की नहीं है, ये जस्ट मैं इसलिए सॉल्व करवा रहा हूँ कि आपकी एक प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। प्रैक्टिस अब चूँकि बहुत दिनों बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी मैं ये एग्ज़ाम वगैरह के चक्कर में ही थोड़ा सा बिजी था, तो अभी रेगुलर आपको वीडियो मिलेगी, एटलीस्ट एक वीडियो तो आपको मिलेगी डेली, ठीक है। तो लाइक कीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए देखिए, पहला ही क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्रोध दर्शाने वाले मुहावरे। अब देखिए इस तरीके के प्रश्नों में आपको समय नहीं लगना चाहिए। कैसे? आपको सारा पढ़ना ही नहीं है। इसमें बोला है कि क्रोध को दर्शाने, तो अब देखिए पीठ दिखाना, सीधे सीधे आप देखिए पहला ही मतलब दूसरा ऑप्शन अगर आप देखेंगे पीठ दिखाना, इसका मतलब पीठ दिखाने का मतलब कदापि नहीं होता कि आप क्रोध को दर्शा रहे हैं। तो जैसे ही आप ऑप्शन बी देखेंगे उसको आप एलिमिनेट कर दीजिए। कैसे? देखिए जैसे यहाँ पे बी है, इसको एलिमिनेट कर दीजिए, यहाँ पे भी बी है, इसको भी एलिमिनेट कर दीजिए। तो जब ऑप्शन ख़त्म होते जाएंगे तो लास्ट में जब आप देखेंगे कि ये तीनों ऑप्शन ख़त्म हो गए और ये आपको चौथा मिल गया, ये आपका समय बचाता है। एलिमिनेशन वाला जो मेथड होता है ना, वो समय बचाता है इस तरीके के प्रश्नों में। अब आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस सीधे सीधे आप 4 नंबर लगाइए, गोला राउंड कीजिए, उसको करिए, काला करिए और आगे बढ़िए, ठीक। देखिए इसमें पूछा है निम्नलिखित अलंकारों में से अर्था अलंकार। तो देखिए ये सब क्या है, ये शब्द अलंकार के भेद हैं। शब्दों का हेर फेर होता है, शब्दों के उस पर चलता है। अब इसमें उत्प्रेक्षा में जैसे मनु मानो जनु जानो, ये सब जो पढ़ा होगा आपने कि इस तरीके से हम पहचानते हैं इसको, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें जो है अर्थालंकार है, ठीक है। मनाली में अनेक स्थान देखने योग्य हैं, तो इसमें रेखांकित शब्द का पूछा है एक वाक्य, मतलब वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी जैसे जो स्थान देखने योग्य स्थान होते हैं उनको दर्शनीय बोलते हैं, ठीक। इसमें और भी ऑप्शन है जो वो देख लेते हैं हम थोड़ा सा, क्योंकि ये कोई आंसर की नहीं है कि मैं आपको फटाफट बताते चलूँ, ये आपको प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। तो मैं उस चीज़ को आपको प्रैक्टिस के हिसाब से तैयारी करवा रहा हूँ ताकि आपका जो भी आगे आने वाला एग्ज़ाम हो उसमें आपको थोड़ा फ़ायदा मिले इस चीज़ को, ठीक है। जैसे अवर्णनीय का मतलब हुआ कि जिसका वर्णन ना किया जा सके, ठीक, तो वो अवर्णनीय हो गया, ठीक है। दूरदर्शी, जो दूर यानी भविष्य तक, भविष्य में मतलब दूर दूर की सोचे, यानी कि जो आप आगे की सोच सके, वो दूरदर्शी है, ठीक है। दर्शनीय आपको बता ही दिया। ऐतिहासिक क्या होता है? ऐतिहासिक जो इतिहास से संबंधित हो, ठीक है, इक प्रत्यय लगा है इसमें, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। देखिए इसमें विग्रह पूछा है, समास विग्रह का सही मिलान कि कौन सा क्या है। तो जैसे ऋण मुक्त, तो क्या होता है? ऋण मुक्त का मतलब होता है ऋण से मुक्त, ठीक है। आपने तत्पुरुष समास में पढ़ा है, जहाँ पे कारक विभक्तियाँ अगर बीच में आती हैं, ठीक है, ऋण मुक्त अगर ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, उसको आप ऋण से मुक्त, है ना, तो ये आप इसमें तत्पुरुष समास बता सकते हैं। इसमें समय के अनुसार, समयानुसार, सीता और राम, और देख के ही आपको पता चल जाएगा कि ये द्वंद्व समास है, जहाँ पे और एवं का बोध आए, ठीक है, विपरीत उसमें बोध आए, जैसे एवं और का बोध आए, ठीक है, बीच में जैसे दिन और रात, ठीक है। तो ये जहाँ पर बोध है वो द्वंद्व समास है। तो जैसे ही आप इसमें, अब यहाँ भी देखिए, आप सीधे सीधे एलिमिनेशन मेथड लगाइए। आप ए का अगर 4 आपने देखा तो 2 ही में है, 2 ऑप्शन आपका ऐसे एलिमिनेट हो गया। और अगर आपने सीता और राम और द्वंद्व समास देखा तो डी का 1 सीधे सीधे आप 4 पे लगाइए टिक, आगे बढ़िए,
ठीक। तो ये इस तरीके से आप तरीका भी सीखिए यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ आप कैसे क्वेश्चन मतलब क्या है वो चीज़ तो आपको समझना ही है, ठीक है, जो कि आपके आने वाली जो भविष्य में परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन तरीका भी आपको आना चाहिए कि तरीका किस तरीके से आप कौन सा तरीका अपनाएं कि आपका समय बच सके एग्ज़ाम में। अब 100 क्वेश्चन थे इसमें और 100 क्वेश्चन 1.5 घंटे में, ठीक है। आप अगर 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन, वैसे बहुत अधिक नहीं है, लेकिन आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी है तो ये 1.5 घंटे आपको कम पड़ जाएंगे, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे दिया हुआ है, संधि दी हुई है, कवि धन ईश्वर, कवि धन इंद्र, वेद धन अंत, शिव धन आलय। तो देखिए ये बहुत मतलब इजी है, अगर आपने पढ़ा होगा संधि वगैरह तो आप बता सकते हैं कि शिव धन आलय शिवालय हो गया, वेद धन अंत का वेदांत हो गया। ये सभी जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं बेसिकली ये दीर्घ स्वर संधि के हैं, ठीक है। किसके? दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि का मतलब होता है अकः सवर्णे दीर्घा। ये एक मतलब ट्रिक कह सकते हैं या जो भी। अकः सवर्णे दीर्घा का मतलब होता है अक प्रत्याहार का जो स्वर मिलते हैं तो वो दीर्घ बन जाते हैं, ठीक है। तो वो याद रखना। जैसे अब यहाँ आ प्लस आ मिल के बड़ा आ हो जाएगा, ई प्लस ई मिल के बड़ी ई हो जाएगा, मतलब इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें वही उसी का सारा उदाहरण दिया हुआ है। तो इसका देखेंगे, जैसे शिव धन आलय शिवालय हो गया, डी का 2 ऑप्शन के हिसाब से देखिए, डी का 2, ठीक है। वेद धन अंत वेदांत, सी का 4, आपका सी का 4 एक ही में है ही है, तो टिक मारिए, आगे बढ़िए। यहाँ दिया है वाक्य शुद्धि, ठीक है। देखिए इसमें वाक्य शुद्धि दिया हुआ है, तो वाक्य शुद्धि इसमें मेरे को मामा के घर जानी है, तो ऐसे ही आपको समझ में आ जाएगा। अब आप इसमें देखिए, जानी है तो बिल्कुल ही नहीं होगा, और मेरे को ये कोई मुंबईया भाषा मतलब टपोरी वाली लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है, तो मुझे अपने मामा के घर जाना है, ठीक है। सीधे सीधे आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से जो अशुद्धियाँ हैं उनको आप अगर थोड़ा सही से दिमाग लगा के पढ़ेंगे तो वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए वर्तनी शुद्धि, इसमें देखिए गृहस्थ ऐसे लिखा जाता है ना, ठीक है। कार्यक्रम कार्यक्रम ऐसे होता है, ठीक है। प्राप्ति, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है। नीरसता, ये जो है नीरसता, बेसिकली इसमें थोड़ा सा डाउट है मुझे भी, आप कमेंट करके बताइएगा कि नीरसता में छोटी नी होती है या बड़ी नी, ठीक है। आप कमेंट करके बताइएगा। वैसे आंसर मतलब ये माना है इसमें, लेकिन आप बताइएगा करेक्ट क्या होगा इसमें, यही होगा या कुछ और होगा, बताइएगा आप, जो मैंने लिखा था उसमें। मोटापा और बुढ़ापा में प्रत्यय ढूंढना है। प्रत्यय क्या होते हैं समझ लीजिए। प्रत्यय क्या होते हैं, जैसे जो शब्द है कोई मान लीजिए, ठीक है, मोटा करके कोई शब्द है, अब जैसे इसी को ले लीजिए उदाहरण, तो मोटा शब्द में ऐसा कौन सा प्रत्यय लगा पीछे। प्रत्यय का मतलब हुआ कि पीछे, और उपसर्ग का मतलब हुआ कि आगे। तो ऐसे करके समझना आप, उपसर्ग और प्रत्यय। बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं इससे, यूपीपीसीएस के सीसैट में प्रश्न पूछा जाता है, और जो मेंस में एग्ज़ाम होता है ना, जनरल हिंदी का एक 150 क्वेश्चन होता है, 150 नंबर का, उसमें 10 उपसर्ग और ये प्रत्यय से संबंधित भी प्रश्न रहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप। देखिए इसमें क्या है, जैसे हाँ तो बता रहा था मैं, प्रत्यय कैसे लगाया, मोटा में आपा लगा दिया, ठीक है, तो क्या हो गया मोटापा, ठीक है। उसी तरीके से बुढ़ापे में बुढ़ापा, तो बूढ़ा आपा लगा दिया तो बुढ़ापा हो गया, ठीक है। इसी तरीके से ये प्रत्यय आपने छाट लिया। बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे, बहुत मतलब हार्ड नहीं थे, एकदम इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा नहीं। कुछ लोगों को हो सकता है कि मॉडरेट लगा हो, अदरवाइज़ अगर जिसने हिंदी थोड़ा ढंग से पढ़ी हुई है, थोड़ा चीज़ों को रिवाइज़ किया है, तो वो आपको हार्ड नहीं लगेगा, मतलब मॉडरेट भी नहीं लगेगा, ईजी ही लगेगा ये, ठीक है। ला उपसर्ग बनाने के लिए कौन सा शब्द नहीं इसमें है, तो देखिए पता में अगर आप ला लगा देते हैं तो लापता हो गया, जवाब में अगर ला लगा देंगे तो लाजवाब। अब ये ला क्या, एक तरीके का उपसर्ग है ये, ठीक है। तो उपसर्ग यहाँ जैसे बताया गया ना, मैंने अभी ऊपर बताया आपको कि प्रत्यय शब्दों के पीछे लगता है, उपसर्ग जो है शब्दों के आगे लगता है। अब इलाज के आगे ला लगा दिया तो ला इलाज हो गया, लेकिन लॉटरी ये जो है ये इसके आगे ला नहीं लगाया गया है, ये शब्द ही है ये लॉटरी, ठीक है। तो कोई टरी के आगे ला लगा के लॉटरी नहीं बना दिया ज़बरदस्ती का, ठीक है। सेठ का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो सेठ का सेठानी होगा, सेठी सेठाइनी ये सब नहीं होगा, ठीक है। जैसे ठाकुर का ठकुराइन, सेठ का सेठानी, है ना। इस तरीके से प्रश्नों को आप देखिए, ठीक। तो ये हो गया। बाकी ये इसमें दिया हुआ है गद्यांश वाला है, अगर आप इसको पढ़ लेंगे आप, मैं इसको कर दे रहा हूँ, होल्ड कर दे रहा हूँ आप, ठीक है। इसको आप
वो कर लीजिए, पूरा पढ़ लीजिए, वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, यहाँ से भी पढ़ लीजिए। ठीक, तो देखिए इसमें प्रश्नों का उत्तर बता देता हूँ आपको। अगर आप गद्यांश ना भी पढ़ें तो भी इसमें इतना ईजी था ये कि आप नहीं भी पढ़ते तो भी इसको कर सकते हैं। कैसे, देखिए आप प्रश्नों को देख के आपको समझ में आ जाएगा। पराधीन व्यक्ति की विशेषता क्या है? तो भाई पराधीन जो व्यक्ति होता है वह आलसी होता है? आलसी नहीं होता है। वह पराधीनता में खुश रहता है? बिल्कुल नहीं खुश रहता। वह स्वावलंबी होता है? बिल्कुल नहीं। उसका अपना किसी प्रकार का व्यक्तित्व तो नहीं होता, ये हो सकता है। तो यही वाला इसका प्रश्न का उत्तर हो गया। प्राणी की प्रवृत्तियां तब कुंठित हो जाती हैं जब वह पराधीन होता है, यानी कि उसकी प्रवृत्तियां कैसे हो जाती हैं? कुंठित हो जाती हैं। ठीक है, उसको कुछ सूझता नहीं है, वो मतलब बंधा हुआ महसूस करता है, स्वच्छंदता नहीं होती उसके। ठीक है, तो अब वो अपनी अभिव्यक्ति नहीं प्रकट कर सकता, तो वो उसकी जो प्रवृत्तियां हैं वो कुंठित हो जाती हैं, तो उसको बोलते हैं क्या, कब होता है वो? तो पराधीन। ये मतलब आपको ये पैराग्राफ के संदर्भ में ये उत्तर बता रहा हूँ मैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, इसमें दिया हुआ है कि पराधीनता का भाव व्यक्ति की कौन सी शक्ति का अपहरण कर लेता है? तो इसमें जो सोचने समझते, जैसे अभी मैंने बताया आपको, सोचने समझने की शक्ति, उसकी क्षमता जो है वो समाप्त हो जाती है। तो पराधीनता का जब उस होता है, वो जो पराधीन होता है व्यक्ति, तो सोने के पिंजर की सलाखों से तोता किस भाव से प्रेरित होकर टकराता है? तो अगर आप ये पैराग्राफ पढ़ेंगे ये, तो उसमें लिखा हुआ है कि वो मतलब स्वतंत्र होकर पिंजरे से बाहर जाने के लिए वो अपने पंखों से और अपने सिर से पिंजड़े के जो पिंजड़ा होता है उसमें वो अपनी टक्कर मारता रहता है कि वहाँ से निकल सके वो। निम्नलिखित में से मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार क्या है? तो भैया स्वाधीनता ही है। ठीक है, लोकमान्य तिलक ने कहा था ना कि जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या है? स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जीएस में भी काम आएगा। निम्नलिखित शब्दों के विलोम देखिए, अब इसमें देखिए विलोम देख लीजिए। तो इसमें अस्त का क्या है? उदय, सही है ये। अरुचि का रुचि, ठीक है। अथ का व्यर्थ, यही गलत है। ठीक है, आविर्भाव का तिरोभाव सही है। अनुरक्ति का विरक्त भी ठीक है, यही वाला गलत है, यानी कि सी ऑप्शन इसमें गलत है। तो जहाँ भी सी दिखे वो हटा दो ऑप्शन, आपका ABDE ये सीधे सीधे आपका निकल आएगा। होनहार बिरवान के होत चीकने पात, लोकोक्ति हेतु उचित अर्थ बनाना है इसमें। तो इसको अगर पढ़ेंगे तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा कि होनहार के जो लक्षण होते हैं वो प्रारंभ से ही प्रकट होने लगते हैं, दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, बाकी ये सब जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये सब फालतू के दिए हुए हैं, ठीक, आपको भरमाने के लिए। नेक्स्ट देखिए, रेखांकित शब्द के कारक भेद के उचित विकल्प को चुनिए। तो देखिए इसमें कारक जो अंडरलाइन अगर नहीं किया होता तो कुछ और होता है इसमें, लेकिन अगर अंडरलाइन किया हुआ है तो इसमें सीधे सीधे कर्म होगा। कर्ता ने कर्म को अंडरलाइन किया हुआ है ना, तो इसलिए देखिएगा, अगर अंडरलाइन नहीं किया होता तो हो सकता है इसमें प्रदान करने की स्थिति में फिर संप्रदान वाला हो जाता, लेकिन चूंकि इसमें को दिया हुआ है तो ये जो है इसमें कर्म कारक होगा। ये प्रश्न मुझे जहाँ तक याद आ रहा है ये लेखपाल की जो परीक्षा हुई थी मेंस वाली, मतलब लेखपाल की जो परीक्षा हुई थी उसमें ये प्रश्न पूछा गया था इस तरीके का। ठीक, ये एग्जैक्ट यही था या इसी तरीके से कुछ मिला जो था, उसमें भी को जो शब्द था उसको अंडरलाइन किया हुआ था। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित विशेषण का शब्द भेद पूछा है इसमें। तो देखिए इसमें सब विशेषण का पूछा है, तो थोड़ा क्या है? थोड़ा एक तो पहली बात तो है कि परिमाणवाचक है, ये परिमाणवाचक है, बहुत लोगों ने इसको भी लगा दिया होगा। लेकिन देखिए परिमाणवाचक में भी अगर वो दिया है अनिश्चित परिमाणवाचक, यानी यहाँ पे निश्चितता का कोई बोध नहीं हो रहा है कि 1 लीटर दूध लेके आना या 2 लीटर दूध लेके आना, तो अगर ये दिया हुआ है अनिश्चित परिमाणवाचक तो यही उत्तर होगा इस प्रश्न का। ठीक है, अगर बहुत लोगों ने इस पर भी लगा दिया होगा, लेकिन ये अगर ये दिया हुआ है तो इसको आप नहीं लगाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भविष्यत काल के भेदों का पूछा है इसमें, कितने उचित विकल्प इसमें से पूछा है। तो एक सामान्य भविष्य होता है, एक संभाव्य होता है। ठीक, नाना जी फल खरीद कर घर आए, तो इसमें खरीद कर पूछा है कि कौन सा ये क्रिया का रूप है। तो देखिए इसमें कोई प्रेरणा तो है नहीं, कोई प्रेरणार्थक जैसी चीज़ तो दिख नहीं रही है, ना ही ये कोई मुख्य क्रिया है और ना ही सहायक क्रिया है। तो ये क्या है? ये पूर्णकालिक क्रिया है ये। ठीक, वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम पूछा है, उनके भेद, ये भी मैचिंग में है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए तो देखिए इसमें पूछा है कि बाहर कौन है, तो सीधे सीधे देखिए बाहर कौन है, तो यानी कि ये भैया ये प्रश्नवाचक कोई पूछ रहा है, ये यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है, तो एक आचार, ये सभी में एक आचार है, तो आपको अलग ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। वह अपने आप चला गया, तो अपने आप का क्या होता है?
अपने आप का होता है कि भैया निजवाचक हो गया वो, ठीक है। तो जहाँ पे B1 आपको दिखे वही आपका ये उत्तर हो गया, ठीक। तो आप बाकियों को आप मिला लीजिए उसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सामने के मकान में रहने वाली सुशीला अत्यंत मेधावी छात्रा है। इसमें पूछा है कि कौन सा पदबंध है। तो देखिए इसमें पदबंध क्या है, पदबंध इसमें संज्ञा है। क्यों? क्योंकि सुशीला की बात हो रही है यहाँ पे। तो सुशीला क्या है? संज्ञा है, नाम है किसी का, ठीक है। तो यहाँ पे संज्ञा पदबंध होगा, याद रखिएगा। जिसने लाल कमीज पहनी है वह मेरा पड़ोसी है। इसको मतलब सरल वाक्य में रूपांतरित करना था। तो देखिए अगर इसमें पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कौन सा सही होगा। तो जो लाल कमीज पहनता है वह मेरा पड़ोसी है, ऐसा थोड़ी है कि जो लाल कमीज पहनेगा वो पड़ोसी हो जाएगा। जब लाल कमीज पहनी तब पड़ोसी बना, ऐसा थोड़ी है, ठीक है। मतलब ये है, आप जो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं पढ़ के आपको हंसी भी आ जाएगी, ठीक है। मेरा पड़ोसी लाल कमीज पहनता है, तो ऐसा मतलब कहीं लिखा हुआ है क्या? लाल कमीज वाला मेरा पड़ोसी है, ये सही है, ठीक है, सरल वाक्य है। देखा किसी को, आप बता रहे हो कि भैया वो जो लाल वाला कमीज पहने हुए है बंदा वो मेरा पड़ोसी है, बस ये सीधा और सरल एकदम। देखिए इसमें उचित मिलान करना था। इस तरीके से मिलान वाला प्रश्न बहुत दिया था। इसके पहले भी जो ग्रुप डी और स्टेनो वगैरह का, स्टेनो का हुआ था एग्ज़ाम, उसमें भी इस तरीके से प्रश्न दिए हुए हैं। उसमें तो और भी जो इंग्लिश का पेपर आया था उसमें, वहाँ भी इस तरीके के मैचिंग के प्रश्न दिए हुए थे। तो देखिए इसमें अगर आप देखेंगे, जिज्ञासु का मतलब क्या है भैया? जानने की इच्छा रखने वाला, है ना। परोक्ष मतलब होता है कि जो आपके मतलब सामने ना घटित हो, जो आंखों के सामने ना हो, ठीक है। परोक्ष बोलते हैं ना कि परोक्ष रूप से प्रभावित कर रहा है। आसक्त मतलब जिसमें शक्ति ना हो। निशाचर कौन सा होता है? जो रात में घूमता है। तो ये हो गया, ये जो करेक्ट ऑप्शन हो गया इसका 2, ठीक है। देखिए इस तरीके से इसमें मैंने 25 प्रश्न आपको हल करवा दिए हैं। ये 25 प्रश्न बहुत मतलब ये कह सकते हैं कि अच्छे प्रश्न हैं। मतलब अगर आपने पढ़ाई कर रखी है, रिवीजन कर रखा है, तो आपको बहुत ईजी लगे होंगे, मतलब आपको मॉडरेट भी नहीं लगा होगा। लेकिन अगर नहीं पढ़ा है, चीज़ों को नहीं रिवाइज़ किया है, तो आपको लगेगा कि ये टफ था, ठीक है। तो इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए, चीज़ों को रिवाइज़ करते रहिए। जो भी एग्ज़ाम है आपका, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उस चीज़ की तैयारी करते रहिए अच्छे से। समय अभी जैसे ठंड धीरे धीरे बढ़ रही है, तो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी पढ़ पाएंगे, ठीक है। जो एक कहावत है, जो कही गई है बात, कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क बसता है, वास करता है। तो वो आप स्वस्थ रहिए, थोड़ा योगा प्राणायाम ये सब करते रहिए बीच बीच में। एकदम रजाई से चिपके मत रहिए, ठीक है। थोड़ा सा खाना वाना खा के घूमना टहलना भी ज़रूरी है ना। चलिए ठीक है। तो ये आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप कहेंगे तो इसका जीएस वाला पोर्शन भी मैं करवा दूंगा, 25 क्वेश्चन उसमें भी हैं, वो भी मतलब अच्छा पेपर आया था, जीएस वाला भी करवा दूंगा मैं, ठीक है। तो देखते हैं, उसको भी मैं कल करवा दूंगा या नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो उसमें करवा दूंगा उसको, ठीक है। कमेंट कीजिएगा आपको कैसा लगा ये वीडियो, बताइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।